This conference will now be recorded. पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये भी एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. इट इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इसका सिर्फ एक पैरामीटर होता है. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर होते हैं, हाइपरज्योमेट्रिक के तीन पैरामीटर होते हैं, लेकिन पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ एक पैरामीटर होता है. इट हैज ओनली वन पैरामीटर. इट हैज ओनली वन पैरामीटर और वो होता है म्यू. ओके हो गया. और पेपर में मोस्टली ये एवरेज के नाम से क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है. म्यू एवरेज को ही कहते हैं, मीन को ही कहते हैं. वो मीन बता दे, एवरेज बता दे, एक ही बात है. उसके बाद पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात है. मीन मतलब म्यू ऑफ पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन is equal to its variance. मतलब कि पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस आपस में बराबर होते हैं. पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और वेरिएंस आपस में हमेशा बराबर होते हैं. ओके होगी बात. उसके बाद पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को अभी जो मैं बताने लगा हूं ये इंपॉर्टेंट चीज है. इसको लॉ ऑफ रेयर इवेंट्स भी कहते हैं. लॉ ऑफ रेयर इवेंट्स मतलब वेरी लीस्ट प्रोबेबिलिटी, यानी ऐसी चीज जिसके अक्रेंस के बहुत कम चांसेस हों उस जगह पे पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगाया जाता है. लेकिन वहां पर नंबर ऑफ ट्रायल्स भी ज्यादा हूं, बट उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके चांसेस इंतहाई कम हों, वहां पर पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगाया जाता है. पेपर में इसकी एग्जांपल आई हुई है. जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं. सबसे पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं जो मार्केट में अवेलेबल भी है. किसी शेख से पार्टी ले लेना, क्या चांसेस हैं? किसी शेख से पार्टी ले लेना, उसके क्या चांस होते हैं? वेरी लिटिल चांस, बहुत कम, ना होने के बराबर. तो वहां पर पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगे. ओके होगी बात. अब हम वैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो चांसेस ऑफ कॉल्स in a public office at Sunday या on Sunday. सर ये पता कैसे चलेगा कि ये पॉइजन है कि नहीं स्टेटमेंट से? क्या कह रहे हो वसीम भाई? दोबारा बताइए. ये आपने स्टेटमेंट लिखी है, ये पॉइजन की है या नहीं? वो तो मैं बताऊंगा. अभी तो मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल बताने लगा हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा कि पॉइजन का पता कैसे चलना है कि कब लगाना है. ठीक है. अभी तो वो मैं सिर्फ कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं कि जो पेपर में प्रैक्टिकली आ सकते हैं. चांसेस ऑफ कॉल्स इन अ पब्लिक ऑफिस ऑन संडे. संडे को किसी भी पब्लिक ऑफिस में कॉल्स की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? बहुत कम लोग होंगे जिनको याद नहीं होगा या किसी वजह से वो संडे को किसी भी पब्लिक ऑफिस में कॉल करेंगे छुट्टी वाले दिन. या
हम ये भी कह सकते हैं कॉल्स इन हॉस्पिटल आफ्टर 2 AM। 2 AM कब होते हैं? रात को। 2 बजे के बाद हॉस्पिटल में जो कॉल्स आती हैं बहुत रेयर आती हैं, आती जरूर होंगी, लेकिन एज कंपेयर टू जो दिन को कॉल्स आती होंगी उसके कंपैरिजन में जो 2 बजे के बाद कॉल्स आती होंगी उसकी बहुत कम रेशियो होगी। गॉट इट? या एक सवाल इस तरह से भी आ सकता है, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट ऑन वेरी वाइडर रोड। वाइडर रोड का पता है ना, बहुत खुला रोड। खुले रोड के ऊपर एक्सीडेंट के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो जिसके अक्रेंस के चांसेस बहुत कम हों, आपकी बुक के अंदर ये कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, मैं वो भी आपको रीड करवाता हूं ताकि आपको इसके बारे में मजीद चीजें और क्लियर हो जाएं। आप चाहे बुक ना निकालें, कोई मसला नहीं है। हम इसको कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, जो पेपर में 1 नंबर के आने के चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिफाइन करेंगे, फिर उसका फार्मूला देखेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के देखेंगे। तो ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा आपका। पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एक और भी एग्जांपल मैंने किसी जगह देखी थी कि किसी भी सिटी के अंदर ब्लाइंड बेबी की बर्थ हो। आपको पता है अल्लाह ताला वैसे तो सब बच्चों की पैदाइश बहुत अच्छी करे, लेकिन कुछ लोग बहुत वेरी वेरी लिटिल के बाय बर्थ ब्लाइंड पैदा होते हैं, तो उसके चांसेस बहुत कम है। ये नहीं कि हर दूसरे घर में ब्लाइंड बच्चे की पैदाइश होती है, ऐसा नहीं है। ये ओपन ही नहीं हो रहा, प्रोसेसिंग तो हो रही है, ये 2-3 इकट्ठे ही ओपन हो जाएंगे जी। चले, जब तक ये ओपन होता है हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं, अब पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो थ्योरेटिकल बातें हैं वो मैंने कंप्लीट कर ली। अब मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करने लगा हूं कि वो कहता है कि पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, इट इज लिमिटिंग फॉर्म। लिमिटिंग फॉर्म किसे कहते हैं कि अगर हम कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दें, अगर हम कुछ कंडीशंस अप्लाई कर देंगे बाइनोमियल के ऊपर, वही पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाए। इसलिए कहते हैं कि ये लिमिटिंग फॉर्म है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वो कंडीशन कौन सी है? n ग्रेटर देन 25, बल्कि 20 है, n ग्रेटर देन 20, p लेस देन 0.05। क्या कह रहे हो? 30 या 30 से 30 30 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। पॉइजन का 20 से ऊपर अगर हो तो पॉइजन वैलिड होता है। चले जनाब, वैसे बुक ओपन तो हो रही है,
मैं इसकी कुछ पहले एग्जांपल्स आपको बुक से भी दिखा दूं। आपने इसके जो सेल्फ टेस्ट के क्वेश्चन है वो तो साथ साथ कर ही लेने हैं। मैं इसकी कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं। आज मुझे लगता है तैमूर भाई को बहुत नींद आ रही थी, तो इसलिए वो फिजिकल क्लास में पहुंच ही नहीं सका। प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है, अभी तो ये 6 चैप्टर पे हम फिर रहे हैं जी। 8 चैप्टर हो गया। चैप्टर नंबर 11 है। रिग्रेशन, कोरिलेशन, इंडिसेस, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। इसमें हमने जाना है जनाब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल आ गया, अपर ज्योमेट्रिक आ गया, ये पॉइजन। ये पॉइजन की कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आपने देखनी है और पेपर में इस जैसी कोई एग्जांपल पेपर में आ भी सकती है। ये देखें, कहता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इट अकर ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर थिंग्स हैपन एट रैंडम। ये भी उसने बताया, तो वैसे सारी प्रोबेबिलिटी में भी होता है। नंबर ऑफ प्लांट्स दैट विल ग्रो इन अ स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर का पता है क्या मतलब है? कि चारों साइड्स पर एक जैसी ग्रोथ हो। क्या तमाम जो प्लांट होते हैं ऐसे ग्रो करते हैं? इसके चांसेस बहुत कम है, वेरी लिटिल चांसेस। मतलब हैपन एट रैंडम का मतलब होता है कभी कभी, कभी कभार। इसके बाद है नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑन अ गिवन स्ट्रेच रोड। स्ट्रेच का मतलब होता है खुला। एक खुले रोड के ऊपर जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं वो भी बहुत कम होंगे। नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गिवन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब वाला क्या होता है? कि वो कहता है कि जनाब 9 से 10 बजे के दरमियान। अब वो जब टाइम फिक्स कर दिया जाए तो उसमें चांसेस फिर कम होते हैं, अगर ओपन टाइम कर दिया जाए तो फिर चांसेस ज्यादा है। कभी कभी पेपर में यहां से वो एग्जांपल देकर हमसे पूछ लेता है, बताओ ये किस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। फिर लिखा हुआ है नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अ मशीन ब्रेक डाउन इन अ गिवन टाइम फ्रेम। मशीन का खराब होना अनटिल एंड अनलेस के कोई बहुत ही थक्कड़ मशीन नहीं है। एक मशीन एक गिवन टाइम पीरियड में अगर हम कहेंगे कि जी वो डेली 8 और 9 के दरमियान खराब होती है। बात समझ लगी? बाकी ये चीजें आपने पढ़ के अंडरलाइन खुद करनी है कि वो कहते हैं कि ये कभी कभार, रैंडमली का मतलब होता है कभी कभार। ये इंडिपेंडेंट होते हैं क्योंकि ये बाइनोमियल है। बाइनोमियल की ये लिमिटिंग फॉर्म है, इसका मतलब है इसके भी इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे। द इवेंट अंगर अकर सिंगली एट अ वन पॉइंट। ये वो कहता है सिंगली का मतलब है कि हर इवेंट इंडिपेंडेंट होता है, इसका मतलब वही सेम ही है। और इसकी एवरेज भी कांस्टेंट रेट से होती है। उसकी प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट होती है बाइनोमियल में, इसमें उसने कहा है कि एवरेज कांस्टेंट होती है। सर ये पेज नंबर कौन सा? मेरे भाई ये पेज नंबर आ जाता है 368। ओके सर। ये बाद में आप पढ़ लेना, ये पेज आपने लाजमी पढ़ना है, ठीक है। और अभी तो मैं क्वेश्चन करवाने लगा हूं। तो वो कहता है कि अब जरा गौर फरमाएं। पहले फार्मूला लिखें कि ये एक लिमिटिंग फॉर्म है, जब n 20 से बड़ा हो जाए, p 0.05 से कम हो जाए,
तो हम बाइनोमियल नहीं लगाएंगे बल्कि पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे, राइट। फंक्शन आप सबको पता है, पॉइजन का फंक्शन क्या है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। e की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर x ओवर x का फैक्टोरियल। e की पावर माइनस म्यू, e आपके कैलकुलेटर पे अवेलेबल होता है, ये कांस्टेंट नंबर है। म्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, x जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। गॉट इट? ओके होगी बात? अब जरा गौर फरमाइएगा, ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यू क्वेश्चन के अंदर नंबर 1 गिवन होगा, किस नाम से गिवन होगा? एवरेज के नाम से। और जब क्वेश्चन के अंदर एवरेज गिवन हो तो वो पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ही क्वेश्चन होगा। या n ग्रेटर देन 20 गिवन होगा और p लेस देन 0.05 गिवन होगा, तो आप म्यू फाइंड करोगे n और p को मल्टीप्लाई करके। पेपर में म्यू दो तरह से अवेलेबल होगा, या गिवन होगा एवरेज के नाम से, या फिर n और p गिवन होगा, n 20 से बड़ा होगा, p 0.05 से कम होगा। आप n और p को मल्टीप्लाई कर लोगे तो म्यू आ जाएगा। ये बात समझ लगी? वसीम की तरह मेरे सामने आ जरा। वसीम भाई, ये बात डन हो गया? पता चल जाएगा या क्वेश्चन के अंदर एवरेज गिवन होगी या क्वेश्चन के अंदर n और p गिवन होगा, तो n 20 से बड़ा, p 0.05 से कम। डन? आगे चलते हैं जी जनाब। आगे अब सिंपल अगर हम क्वेश्चन करें, इसमें एक और भी दो ट्रिकी पॉइंट है, बस पूरे पेपर में सिर्फ दो ट्रिकी पॉइंट। मैं कहता हूं कि जनाब मेरे पास n है 100, p है 0.03, वो कहता है फाइंड प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4। एक वो कहता है फाइंड प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और एक वो कहता है फाइंड प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2। इन तीन की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है बड़े ध्यान से, ठीक है? बड़े ध्यान से हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी ध्यान से फाइंड करेंगे तो टोटल 5 क्वेश्चन हम कर लेना पॉइजन के। ऊपर वाली जो मैंने अंग्रेजी बताई है वो, उसमें से 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद सिर्फ 5 क्वेश्चन समझ के कर लो तो पॉइजन का मामला ही क्लियर हो जाएगा। ओके, अब जरा इस सवाल पे चलते हैं। बाइनोमियल का हो लगता ही नहीं है, बात ही खत्म होगी। n अगर 20 से बड़ा हो बाइनोमियल कभी नहीं लगेगा। ऊपर से p भी 0.035 से कम है, तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, और हम फौरन म्यू लगाएंगे n और p, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.03 से। जी सर हमें चेक दोनों करने हैं, एक भी कंडीशन फुलफिल जो हम लगा दें? ना 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 ना, दोनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है 100%। यस सर। चले जनाब, म्यू आपके पास आ गया, फंक्शन हमारे पास है पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, e की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर x ओवर x का फैक्टोरियल। गॉट इट? फिर हम क्या करेंगे जनाब,
सबसे पहले वो कहता है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4 फाइंड करो, e की पावर -3 क्योंकि म्यू 3 के बराबर है, 3 की पावर 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल। आप इसकी प्रोबेबिलिटी बता दीजिएगा कोई बंदा। कैलकुलेटर में पुट करें एज इट इज, आंसर आ जाएगा सर 0.168। 0.168। तो चलो इतना ही काफी है, 0.168। उसके बाद अगली दोनों प्रोबेबिलिटीज इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं दोनों को साथ सॉल्व करता हूं। एक प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और एक है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2। ओके होगी बात? आपके पास n कितना है? n कितना है? सर n 100 है। 100 है, तो इसका मतलब है 2 से लेकर 100 तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमने, 2 से लेकर 100 तक। पॉसिबल तो है लेकिन इंतहाई ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए और ये 99% ग्रेटर देन के केस में आती है, और पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमेशा ऐसा करना है, हमेशा कि 1 में से बाकी प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे, 1 में से बाकी प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे। तो 1 माइनस कौन सी प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे जनाब? बाकी कौन सी बनेगी? प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का मतलब है 2 और 2 से आगे, तो बाद में बचेगी कौन सी? 0 और 1। और जरा दोनों को गौर से देखना है, या अगर आप चाहते हो तो एक और भी फार्मूला मैं लिख सकता हूं, लेकिन अगर आपने एक स्टेप कम लिखना है तो फिर यही लिखते हैं, अगर समझ ना लगी तो फिर मैं दूसरे तरीके से भी करवा सकता हूं। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2। दोनों के फर्क का पता मुझे जल्दी से बताएं कि चला या नहीं। दोनों के लिखने में फर्क का पता चला? सुभान पहले आप ओके करें। तसल्ली से, कोई पर जल्दी वाली बात नहीं है। इक्वल है और साथ मतलब 2 के इक्वल है पहले वाला, और 2 से कम वाले हमने पहले लिए 1 में से माइनस करने के। हाँ जी, और उसके लेकिन अंदर ये हम ना कि आपको ये बात पेपर में पता भी होनी चाहिए। देखिए अब मैं बताता हूं, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का मतलब है 2 इधर शामिल है, 2 इधर ही है क्योंकि इक्वल भी है, इसका मतलब है 2 और 2 से बड़े यहां पर ही मौजूद है। तो 1 में से माइनस हमने करना होता है इसके अलावा, तो 2 तो इसके अंदर कवर हो रहा है, तो फिर इसके अलावा बचेगा 0 और 1। और यहां पर है ग्रेटर देन 2, 2 इसमें नहीं है, 2 बजाते खुद इसके अंदर नहीं है। तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो 2 फिर इस साइड पर आ जाएगा, यानी वो नंबर अगर प्रोबेबिलिटी के अंदर मौजूद है, मतलब इक्वल टू का साइन उसके साथ है, तो फिर वो 1 में से माइनस नहीं होगा। ठीक है? और अगर ग्रेटर देन है, इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब वो नंबर उसमें शामिल नहीं है बजाते खुद, तो फिर वो 1 में से माइनस होगा। इसको लिखने का एक वैसे ऑफिशियल तरीका ये होता है कि इसका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2, इधर इक्वल का साइन हो तो फिर इधर इक्वल का साइन नहीं आता, और लेस देन 2 में 0 और 1 शामिल है। और इसको लिखने का क्या तरीका है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 2।
ये इनको लिखने का तरीका है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट समझ जाओ तो ज्यादा अच्छी बात है। ओके होगी बात? हाँ जी जनाब। अब सब लोग ओके करो ताकि मैं आगे चलूं। हसीब, तैमूर ओके है, आगे चले। यस अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके सॉल्व करने का भी मैं आपको आसान तरीका बताता हूं। मैं अब दोबारा से अलग से लिखने लगा हूं। पहले था प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जो कि बराबर हुआ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस सबके फार्मूले लिखो। e की पावर माइनस म्यू मतलब -3, 3 की पावर 0 ओवर 0 का फैक्टोरियल, प्लस e की पावर -3, 3 की पावर 1 ओवर 1 का फैक्टोरियल। 1 माइनस ई की पावर -3 बाहर कॉमन ले लिया करो हमेशा ही, तो बाकी बच जाएगा 3 की पावर 0 ओवर 0 का फैक्टोरियल प्लस 3 की पावर 1 ओवर 1 का फैक्टोरियल। जल्दी से इसको सॉल्व करके 1 में से माइनस कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। जल्दी से। 3 की पावर 0 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। 3 की पावर 1 3 होगा, 1 का फैक्टोरियल 1 होगा, तो ये तो सीधा सीधा 4 आ रहा है। यानी 1 माइनस ई की पावर -3 इंटू 4 आ रहा है। 4 को ई की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दें और जो आंसर आए उसको 1 में से माइनस करके आंसर बता दें। सर 0.80 0.80। बाकी सबका भी यही आंसर। 0.80 जी सर यही है आंसर। चलें जी, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जी जनाब। नेक्स्ट था प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2, जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2। क्योंकि हमें पता है कि अब 2 उधर नहीं है, उधर इक्वल का साइन नहीं है, तो फिर 1 में से माइनस होगा। ऐसा ही है। अब जरा इसको मजीद हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर चीजें कवर हो जाएं। जी 1 माइनस ई की पावर -3 को वैसे बाहर लिख लो, क्योंकि हर फार्मूले के अंदर ई की पावर -3 आएगा। हर फार्मूले के अंदर ई की पावर -3 आएगा, तो फिर बाकी क्या बच जाएगा? 3 की पावर 0 ओवर 0 का फैक्टोरियल प्लस 3 की पावर 1 ओवर 1 का फैक्टोरियल प्लस 3 की पावर 2 ओवर 2 का फैक्टोरियल। हाँ जी जनाब। ओके होगी बात? अब इसका आंसर बता दें मुझे। 1 माइनस ई की पावर -3, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 9, 9 ओवर 2 4.5। सर 0.576।
हाँ जी बताएं आंसर कितना आ रहा है, किसी का आंसर आया? सर 0.576 आया। 0.576 डन होगी बात। हम आगे चलते हैं जी। यहां तक तो अब आपका क्वेश्चन चाहिए कि जब और p गिवन होगा तो आपने देखना है n अगर 20 से बड़ा हो, p 0.05 से कम हो तो हमने पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही लगाना है। ओके की बात। इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक तो मैं इसके भी दो सेम तरह से क्वेश्चन मैं बाद में, लेकिन पहले आपको एक सिंपल क्वेश्चन लिखता हूं। आज नेटवर्क भी इशू कर रहा है। चलें जी देखते हैं, एक सवाल लिखें जरा। There are 5 average calls in 6 hours from 12 a.m. to 6 a.m. There are 5 average calls, that is mu. और जैसे ही आपको म्यू गिवन होगा तो 100% श्योरिटी होती है कि पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। ऊपर से टाइम फ्रेम भी उसने फिक्स कर दिया है, और आपको पता है गिवन टाइम पीरियड के अंदर अगर ये कॉल्स वगैरह हम फिक्स कर दें तो पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगता होता है। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नंबर 1 no calls in 6 hours, number 2 at least 3 calls in 6 hours। ये दो प्रोबेबिलिटीज हम फाइंड करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें कवर होंगी, और इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है। देयर आर 5 कॉल्स इन 6 आवर्स, 6 घंटों में 5 कॉल्स आती हैं। 6 घंटों में 5 कॉल्स आती हैं। कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 घंटों में कोई कॉल ना आए, फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि एट लीस्ट 3 कॉल्स आए 6 आवर्स के अंदर। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब जरा अब गौर फरमाइएगा, सबसे पहले तो इसके अंदर म्यू, और ये म्यू है 6 आवर्स का। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात सुने, हमने इस म्यू को, इस एवरेज को कंपेयर करना है इस टाइम फ्रेम के साथ। आपको अगर एवरेज 6 आवर्स की गिवन है और प्रोबेबिलिटी भी आपने 6 आवर्स की फाइंड करनी है, तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। देखो आपके पास जो एवरेज गिवन है वो 6 आवर्स की है। अब जरा गौर फरमाइएगा, नो कॉल्स की प्रोबेबिलिटी है 6 आवर्स के अंदर। हमने ये देखना है कि 6 घंटों की जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो, क्या उसकी एवरेज आपके पास है? तो आंसर इज यस। ये 5 एवरेज कॉल्स हमें 6 घंटों की है,
तो आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो इजीली। फिर आप देखें एट लीस्ट 3 कॉल्स इन 6 आवर्स, फिर उसने वही बात बताई हुई है, तो 6 आवर्स की एवरेज हमारे पास है। तो आपका सवाल पहला है नो कॉल, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, e की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर x ओवर x का फैक्टोरियल, e की पावर माइनस 5, 5 की पावर 0 ओवर 0 का फैक्टोरियल। ये हमारा आंसर आ गया। बताएं कितना आंसर आ रहा है? जी जनाब, कोई बताएगा आंसर क्या आ रहा है? बस e की पावर, बाकी तो सारा 0 आ रहा है, 1 आ रहा है। मेरी आवाज सबको सही तरह आ रही है? सर 0.0067। 0.0067। सुभान, आपकी आवाज नहीं मेरे तक पहुंच रही। अब ये 0.0067 है। उसके बाद अगली प्रॉपर जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी x एट लीस्ट 3, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। रहेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल जाएगा। गॉट इट? तो बात क्लियर हुई। अब लिखने का वही तरीका, -6 को बाहर ही लिख लो। 6 की पावर 0 ओवर 0 1 ओवर 1, सॉरी 5 है, एवरेज 5 है। फाइव की पावर 0 ओवर 0 का फैक्टोरियल प्लस 5 की पावर 1 ओवर 1 का फैक्टोरियल प्लस 5 की पावर 2 ओवर 2 का फैक्टोरियल। ये फार्मूले में से मैंने ई सब में से कॉमन ले लिया है, इसलिए वो ई सब के साथ नजर नहीं आ रहा, तो टाइम भी सेव हो जाता है। 1 माइनस सी की पावर माइनस 5 0 ओवर 0 का फैक्टोरियल 1, 5 प्लस 25 को 2 पे डिवाइड किया 12.5। आंसर आ गया हमारा 1 माइनस ई की पावर माइनस 5, 18.5। लो जनाब, 0.87। 0.8। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, पहले यही सेम क्वेश्चन लिखता हूं कि मैंने कहा देयर आर, ये लास्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, उसके बाद खत्म काम। देयर आर 5 कॉल्स इन 6 आवर्स। थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख रहा हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नंबर 1 मैंने लिखा नो कॉल्स इन 6 आवर्स। ये मैंने पिछला सवाल ही लिखा है, सिर्फ इतना ही लिखता हूं।
अब दोबारा आए, एक और सवाल लिखें। देयर आर 5 calls in 6 hours. What is the probability number 1 no calls in 10 hours? दोनों में फर्क बताएं। सर दोनों की एंड डिफरेंट दिया गया क्वेश्चन का। सर एवरेज कॉल डिफरेंट दोनों में क्या है? टाइम फ्रेम का डिफरेंस है, टाइम फ्रेम जो है वो डिफरेंस है। जरा गौर फरमाइएगा, जो बात मैं समझाने लगा हूं वो सुनिएगा। जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो एवरेज उसी की गिवन होनी चाहिए। आपने प्रोबेबिलिटी पहले केस में 6 घंटों में फाइंड करनी थी, तो ये जो आपको 5 कॉल्स गिवन थी ये भी 6 घंटों की थी, तो सेम काम था। इस क्वेश्चन के अंदर एवरेज आपको 6 घंटों की गिवन है, प्रोबेबिलिटी वो 10 आवर्स की पूछ रहा है। जब ऐसी सिचुएशन आए पेपर में कि आपको एवरेज किसी और यूनिट की गिवन हो, प्रोबेबिलिटी किसी और यूनिट की फाइंड करनी हो, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो हम उसकी एवरेज बनाएंगे। तरीकाकार सुन लीजिएगा, जो पहले वाली एवरेज थी उसको पहले वाले यूनिट पे डिवाइड कर दें और जिस यूनिट की एवरेज रिक्वायर्ड है उससे मल्टीप्लाई कर लें। दोबारा सुनिएगा प्लीज, जो एवरेज जिस यूनिट की गिवन होगी, अगर यूनिट डिफरेंट है तो यानी आपको एवरेज किसी और चीज की गिवन है, प्रोबेबिलिटी किसी और यूनिट की फाइंड करनी है। ऐसा सिर्फ तब करना है अगर एवरेज के यूनिट की और प्रोबेबिलिटी के यूनिट सेम है, तो फिर ऐसा करने की जरूरत हरगिज नहीं। तो क्या करना है, जो कॉल्स 5 कॉल्स थी 6 घंटों की, तो 6 पे डिवाइड किया, पर आर आ गया, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी 10 घंटों की। तो बताएं कितना आ रहा है? सर 8.33। सॉरी कितना? 8.33। 8.3। लो जनाब, अब हम म्यू की जगह 8.3 इस्तेमाल करेंगे, 5 इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी सारा स्ट्रक्चर वही है, ये पेपर में बस ध्यान रखना है। अब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, e की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर x ओवर x का फैक्टोरियल। अब सिंपल हम क्या करेंगे, e की पावर माइनस 8.3, 8.3 की पावर 0 ओवर 0 का फैक्टोरियल। तो e की पावर माइनस 3 8.3 करके बाकी तो 1 हो गया। कितना आंसर आ रहा है? सर 0.00024। 0.00 डबल 0 ट्रिपल 0 है? सर 000 है। 00024। मैं जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था वो बात समझ लगी? सर समझ गया सर।